ऑल राइट। नमस्ते टू एवरीवन। मैंने अनीता कौशिक, तपस्विनी और सुखदीप को होस्ट बना दिया है, को होस्ट। तो आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं और कॉन्सेप्ट डिस्कस कर सकते हैं। तो अनीता जी, आज का आउटकम क्या है? आप क्या उम्मीद करते हो कि ये जो बच्चे आए हैं ये क्या करके आए हैं? सर परसों हमने एनालिटिक फंक्शन और हार्मोनिक फंक्शन पे डिस्कशन किया था, थ्योरी बेस्ड। तो हम्म। आज ये उम्मीद है कि जो परसों किया था उसको और उसके अलावा भी अगर कोई कॉन्सेप्ट इन्होंने पढ़ा हो उसके बारे में, तो वो सब ये समझ के आए हैं सारी चीजें। अब आज हम उनसे रिलेटेड पीवाईक्यू कर रहे हैं नहीं, आप इनसे एग्जाम क्या में। उम्मीद रखते हो कि ये क्या करके आए हैं? ये अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करके आए हैं, अपनी पढ़ाई करके आए हैं, अपने पीवाईक्यूज खुद करके आए हैं, ये उम्मीद कर रहे हो आप? यस सर, ये तो है ही, कंपलसरी है अच्छा क्योंकि अच्छा अच्छा, पीवाईक्यू ठीक की है। नहीं, मुझे पीडीएफ। लगा, नहीं, अज्यूमिंग दैट आई एम अ स्टूडेंट, मुझे लगा मैं तो आ जाऊंगा यहाँ पे आके और आप जो डिस्कस कर रहे हो मैं उसको लेके चला जाऊंगा। नहीं सर, आज वन बाय वन नाम लेके डिस्कशन होगा कि हाँ आप अपनी अप्रोच बताइए, और फिर जिस स्टूडेंट की अप्रोच गलत होगी बाकी स्टूडेंट उसको करेक्ट करेंगे। तो ऐसा तो आप कर नहीं सकते कि आप खाली बैठे हो, सबका डिस्कशन सुन के चले जाओ। हम्म। सही गलत जैसा भी आता है आपको अपनी अप्रोच बतानी पड़ेगी बस। ठीक है, लेकिन इस प्रोसेस में कहीं अपना टाइम ज़्यादा ज़ाया ना कीजिएगा। तो मैं तो कहूँगा कि मत करो। आपके जो तीन चार पांच बंदे हैं, आप अपनी अप्रोच लो और आगे बढ़ो। हमें किसी को ज्ञान बांटने के लिए यहाँ पे वो काम मत करना, अभी मत करना। दिस इज नॉट द राइट टाइम। ठीक है सर, फिर हाँ, जल्दी जल्दी करते अपना हैं फिर। तपस्या स्टाइल में चलो। जो चार पाँच छः आठ दस 20 बंदे हैं और किसी का डिफरेंट अप्रोच है तो वो आगे दे दे और इसको आगे बढ़ाओ, है ना? ठीक है सर। हाँ हाँ हाँ, ठीक है जी, थैंक यू। हाँ तो अभी पीवाईक्यू स्टार्ट करें जून 11 से। अब जो सिंपल लग रहा है, जिसके अप्रोच डायरेक्ट समझ आ रहा है उसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, जिसको समझ आ रहा है बस वो बताते जाओ। फिर आगे वाले क्वेश्चन जो लास्ट ईयर में अभी रिसेंट में आए हुए हैं उनके ऊपर हमें ज्यादा टाइम लगाना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर, थोड़ा सा जूम कर देना इसको ताकि सबको क्लियर दिखाई दे। हाँ तो अभी फर्स्ट में बताइए कैसे करना है। फर्स्ट वाले में ये जो पार्ट दिया है उसका मतलब हार्मोनिक चेक करेंगे। होलोमॉर्फिक फंक्शन बनाने के लिए ये हार्मोनिक नहीं हो रहा है तो ये होलोमॉर्फिक फंक्शन नहीं बनाएगा। हाँ तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया था हमें, कोई फंक्शन है सी से सी पे कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन दिया है, एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आइटा वी की फॉर्म में, और हमारे पास यू की वैल्यू दी है। ठीक है, 3x, 3xy स्क्वायर। वी की अगर इस वैल्यू दिया है। की वैल्यू दी है और हमें यू निकालना है, इसमें बोला है कि फंक्शन होलोमॉर्फिक हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो फर्स्ट चीज, किसी भी फंक्शन को होलोमॉर्फिक होने के लिए या एनालिटिक होने के लिए यू प्लस आइटा वी में मेन नेसेसरी कंडीशन क्या है? हार्मोनिक होना चाहिए। हाँ, सबसे पहली चीज यू और वी हार्मोनिक होनी चाहिए। वी यू का हार्मोनिक कॉन्जुगेट बनना चाहिए, तब हम बोल सकते हैं कि फंक्शन एनालिटिक है। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट कंडीशन जो है कि हार्मोनिक फंक्शन होना चाहिए, वही सेटिस्फाई नहीं होगी। क्यों नहीं हो रही? इसके भी दो रीजन हो सकते हैं। हार्मोनिक जो फॉर्मूला होती है यू वी एक्स एक्स प्लस वी वाई वाई इज इक्वल टू 0 वो नहीं हो रहा है। हाँ, लाप्लास इक्वेशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही। इसके दो रीजन हो जी। सकते हैं, या तो जो उसके पार्शियल ऑर्डर है वो कंटिन्यूस ना हो, या फिर सेकंड हो सकता है कि उसमें लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई ना हो। तो यहाँ पे हमारे पास लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसलिए ये कोई भी वी की यू की चॉइस ले हम, उसके लिए ये कभी भी एनालिटिक फंक्शन नहीं बनाएगा। ठीक है, किसी को इसमें डाउट है? नेक्स्ट पे चले। हाँ, नेक्स्ट। सेकंड, ये भी वैसे ही है तो ये भी सेम है। सेम ही है, बस v में 3xy स्क्वायर था और यहाँ पे u इक्वल टू 3x स्क्वायर y है। तो यहाँ भी फंक्शन लाप्लास नहीं है सेटिस्फाई करेगा। जहाँ किसी को डाउट हो वो रोक देना, बाकी स्पीड ले सकते हैं। थर्ड में बताइए। थर्ड पे जब मैंने किया था तो एफ ऑफ जेड फर्स्ट जो ये है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ई टू द पावर जेड। तो पहले उसका मॉड ले लिया था तो वो हो रहा था ई टू द पावर एक्स।
और जो हमारा सेट है वो रियल पार्ट वैरी कर रहा है, मतलब माइनस पाई टू पाई, मतलब एक्स जो है वो बाउंडेड है, तो इसी वजह से एफ ऑफ जेड वो बाउंडेड ऑन एस, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और जी ऑफ जेड का अगर मॉड निकालेंगे तो वो हो रहा था ई टू द पावर माइनस वाई, और जो सेट हमारा गिवन है वहां पे बस रियल पार्ट बाउंडेड है, इमेजिनरी पार्ट बाउंडेड नहीं है, तो वाई को हम मैंने वैरी करा सकते हैं, वो अनबाउंडेड भी बना सकते हैं, तो इसीलिए डी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर जी इज बाउंडेड ऑन सी, अगर बाउंडेड वो एस पे नहीं है तो सी पे तो नहीं बोल सकते, तो बी वाला भी गलत हो जाएगा। ऑन टू के लिए वैसे वो जो आपने बताया था ऑन टू के लिए कल, मैंने उस दिन, ई की पावर तो जेड जो है वो का जो कोडोमेन है वो जीरो वैल्यू नहीं लेता है, तो हमको जो कोडोमेन दे रखा है वो सी दे रखा है, तो हमको एक ऐसा पॉइंट मिल गया जिसके लिए हमें प्री इमेज नहीं मिलेगा, तो इसलिए ये ऑन टू फंक्शन नहीं बनाएगा। हाँ हाँ, एक्सपोनेंशियल कभी भी ऑन टू नहीं बनाता। फोर्थ में बताओ। फोर्थ वाले क्वेश्चन में पी और क्यू पोलिनोमियल बोल रखा है नॉन जीरो, तो अब जैसे क्यू जेड बार लगा हुआ है, तो क्यू जेड बार को जब हम बार की प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो जेड बार का टर्म मिलेगा हमको, है ना। और हमको पता है कि जेड बार जो होता है वो एनालिटिक नहीं होता कहीं पे भी, तो अगर क्वेश्चन में बोल रखा है कि पी क्यू जेड क्यू बार एनालिटिक है, तो क्यू जेड को मजबूरन कांस्टेंट ही होना पड़ेगा उस कंडीशन को सेटिस्फाई होने के लिए, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाँ, ये अप्रोच बिल्कुल सही है कि कोई भी फंक्शन एनालिटिक कब नहीं होता, जब उसमें कॉन्जुगेट वाली टर्म टर्म आ जाती है, जेड बार कहीं भी आ जाता है। तो पी जेड तो हमें जेड की फॉर्म में ही दिया है। प्रॉब्लम आ रही है सिर्फ क्यू जेड पे, क्योंकि वहां पे बार लिखा हुआ है, मतलब अगर उसे हमें एनालिटिक बनाना है तो उसमें जेड बार की टर्म नहीं आनी चाहिए। और वो कब नहीं आ सकती, सिर्फ कांस्टेंट एक ऐसी टर्म है जिसका कॉन्जुगेट करने के बाद भी वो एनालिटिसिटी में कोई फर्क नहीं डालती। इसलिए क्यू जेड बार को क्यू जेड को कांस्टेंट होना पड़ेगा। अगर यहाँ पर क्यू जेड प्योरली रियल हो जाए तो, क्या? अगर क्यू जेड प्योरली रियल हो तो, प्योरली रियल हो, हाँ तब भी हो सकता है, क्योंकि अगर रियल हुआ तो उसका कॉन्जुगेट भी सेम ही आएगा। तो रियल होगा तो उसको कांस्टेंट ही बोला जाएगा ना। कोई भी रियल नंबर यहाँ पे एज अ कांस्टेंट ही ट्रीट होगा। ओके। क्योंकि उसमें जेड का फंक्शन नहीं आएगा तो वो रियल ही होगा। इस वाले क्वेश्चन में अ, हमको एफ हार्मोनिक फंक्शन दे रखा है और दो फंक्शन डिफाइन करके दिया हुआ है जी एंड एच, तो जी को ना उन्होंने पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ माइनस आयोटा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई लिखा है, तो हम जी को लिख सकते हैं यू माइनस यू प्लस आयोटा वी फॉर्म में, तो यू हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, मतलब एफ पार्शियल डेरिवेटिव एक्स, और वी हो जाएगा एफ माइनस एफ पार्शियल डेरिवेटिव वाई। फिर यहाँ से हम सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करके देखेंगे। ये जी के लिए हो रहा है होलोमॉर्फिक, लेकिन एच के लिए सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो एच होलोमॉर्फिक नहीं होगा। इस तरह से किया था मैंने। हाँ करेक्ट है। मैंने इसको बस ये लिया था जहाँ पे डेल एफ ओवर डेल एक्स है उसको यू बना दिया था, और डेल एफ ओवर डेल वाई को वी बना दिया था, एक नोटेशन के लिए। यू वन यू टू, और एच में सॉरी जी में तो यू वन वी वन और एच में यू टू वी टू। और फिर वहां से सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करके देखी, जहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है ऊपर वाला लाप्लास इक्वेशन लगा के, तब तो हो जाएगा, और नहीं हो रहा है तो नहीं होगा। हाँ, सिक्स का बताइए। अगर फंक्शन सी से सी पे नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन है, और जो इमेज का सेट होगा वो क्या होगा? इंटीरियर ऑफ इमेज एफ एम्प्टी हो सकता है,
या वो हर लाइन को पास करेगा, या वो नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन है तो उसका इमेज आइदर पूरा सी हो सकता है या फिर वो एक पॉइंट को छोड़ सकते हैं, मतलब सी माइनस अल्फा टाइप का हो सकता है। हाँ तो इंटीरियर ऑफ से एफ, इमेज ऑफ एफ इज एम्प्टी। अगर सी और सी माइनस अल्फा दोनों केस में तो उसका इंटीरियर एम्प्टी नहीं हो रहा है, तो हाँ ए इंटीरियर वाला कभी ऑप्शन गलत हो। करेक्ट। आगे बताइए से बी सी डी डी के बारे में। डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो तपस्विनी जी ने बताया वो पिकार्ड थ्योरम है। तो पिकार्ड थ्योरम में ये होता है कि अगर फंक्शन नॉन कांस्टेंट है और एंटायर फंक्शन है, तो उसका जो इमेज का सेट होगा वो एट मोस्ट एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू को छोड़ सकता है। तो डी ऑप्शन में एट मैक्स एक पॉइंट छोड़ देगा, तो वो पॉइंट तो लिमिट पॉइंट बनेगा ही, क्योंकि उसके नेबरहुड में सेट के इनफाइनाइट एलिमेंट्स आ जाएंगे। और ऑप्शन डी में बोला है कि जो सेट इमेज सेट एफ है वो सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन करता है, लेकिन वो वाला पॉइंट तो छूट जाएगा ना। हाँ। तो डी ऑप्शन नेसेसरी नहीं है कि सही हो, तो उसको भी डिस्कार्ड कर सकते हैं। और ऑप्शन सी भी वही बोला, देयर एग्जिस्ट डिस्क इन ए कॉम्प्लेक्स प्लेन व्हिच इज डिसजॉइंट फ्रॉम इमेज ऑफ एफ। मतलब पूरा, मतलब एक वो डिस्क को ही वो छोड़ रहा है, मतलब हम तो ज्यादा से ज्यादा एक पॉइंट ही छोड़ सकते हैं, तो फिर सी वाला भी गलत हो जाएगा। पर बी वाले ऑप्शन में मुझे थोड़ा डाउट है, कोई बता सकता है? बी में बोला है कि जो इमेज होगी वो सेंटर से जाने वाली, ओरिजिन से जाने वाली हर लाइन को इंटरसेक्ट करेगी। तो अगर सी जो इमेज आ रही है वो पूरा सी या सी माइनस जीरो बन रहा है, तो फिर वो कोई भी लाइन आप बनाओ उसको इंटरसेक्ट तो करनी चाहिए ना, वो सिर्फ एक पॉइंट छोड़ सकती है। तो उसके अलावा तो बाकी सारे पॉइंट कट करेंगे। अब यही समझ में नहीं आ रहा था, ये बोल रहा है कि इमेज ऑफ जो होगा वो इंटरसेक्ट करेगा एवरी लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। यहाँ पे ओरिजिन का अलावा मतलब अगर रैंडमली कोई भी एक स्ट्रेट लाइन दे देता कि इमेज ऑफ हाँ एफ तो इंटरसेक्ट एवरी लाइन, तब भी सही हो जाता ना। हाँ तब भी हो जाता, कोई किसी को भी पास, किसी कर्व को पास करने के लिए बोले, किसी लाइन को पास करने के लिए बोले, तब भी हो जाएगा। मतलब वो और जिस लाइन पे कट करेगा उसी को ही हम मतलब निकाल सकते हैं हम, या फिर क्या उसका मतलब? इसका मतलब ये है कि इमेज में से कितने पॉइंट हटा सकता है। तो अभी आपने बताया कि सिर्फ एक हटा सकता है, तो आप कोई भी कर्व बनाओ उसमें ऐसा तो नहीं है कि आप बहुत सारे पॉइंट छोड़ सकते हो, सिर्फ एक पॉइंट छोड़ सकते हो। उसके अलावा कर्व में तो इनफाइनाइटली अनकाउंटेबली मेनी पॉइंट्स होते हैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि उनमें से किसी को भी इंटरसेक्ट ना करे, किसी न किसी को तो इंटरसेक्ट करेगा। और ये जो इंटरसेक्ट है ना, मतलब ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, मतलब जो इमेज है वो इंटरसेक्ट करेगा एक लाइन, मतलब उसको थोड़ा विजुअलाइज करने में डिफिकल्टी हो रही है। इसको थोड़ा बना के देखो, आप कोई भी ओरिजिन से एक लाइन पास करो, कहीं भी पास कर दो, जितनी लाइन आप पास कर सकते हो। तो जो इमेज है, इमेज क्या बन रही थी, टोटल सी बन रही थी, पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में ही तो जा रही है ना ये लाइंस। हाँ, हाँ तो हमें ये तो दिखाना, अगर कोई कर्व किसी दूसरे कर्व को इंटरसेक्ट करता है मतलब उसका कम से कम एक पॉइंट को टच करता है, और जब पूरा तो सी ही यहाँ इमेज। पे जो इंटरसेक्शन आएगा वो तो पूरा लाइन ही आ जाएगा। हाँ यही बता रही हूँ मैं, कि वो जब कोई कर्व दूसरे कर्व के ऊपर ही हो तो इंटरसेक्ट करने में पूरा कर्व ही तो इंटरसेक्ट करेगा। इंटरसेक्ट करने का मतलब हाँ। उसको टच करना, तो वो पूरे कर्व को ही टच करेगा। हेलो। अभी डी ऑप्शन, क्वेश्चन। हेलो। डी ऑप्शन के बारे में मीमांसा जी ने पूछा था कि इमेज ऑफ एफ कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट। तो ये फॉल्स हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल टाइप का फंक्शन है तो उसकी इमेज क्या होगी, सी माइनस जीरो। जीरो भी लिमिट पॉइंट हम्म। बनता है क्योंकि वो डेंस होगा। तो अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन हुआ तो वो जीरो लिमिट पॉइंट को छोड़ देगा। और इसमें बोला है कि जो इमेज होगी वो सारे के सारे लिमिट पॉइंट कंटेन करती है, लेकिन यहाँ पे एक लिमिट पॉइंट छूट रहा है, सी जीरो। तो एक काउंटर एग्जाम्पल हमारे पास ऐसा है जो नॉन कांस्टेंट फंक्शन है, एंटायर फंक्शन है, लेकिन अपने सारे लिमिट पॉइंट कंटेन नहीं कर रहा है। और किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है?
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सर में ऐसे किया था कि e⁻z जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, मतलब वो तो एनालिटिक है तो कॉन्टिन्यूस है। तो उस हिसाब से जो कॉन्टिन्यूटी की प्रॉपर्टीज होती है, कॉम्पैक्ट को कॉम्पैक्ट में भेजता है, क्लोज्ड को क्लोज्ड पे। तो उस हिसाब से मतलब जो ऑप्शन बी है वो कॉम्पैक्ट है और उसका इमेज भी कॉम्पैक्ट आएगा, तो नॉट ओपन वो सही हो जाएगा। फिर ऑप्शन सी जो है वो क्लोज्ड है तो वो क्लोज्ड को ही भेजेगा, तो एफ ऑफ जो सेट मतलब वो बनेगा वो भी क्लोज्ड है, तो ये सही हो जाएगा। और ये बोल रहा है कि अनबाउंडेड सेट मतलब जो ऑप्शन डी में वो अनबाउंडेड है, तो e⁻z अनबाउंडेड सेट को अनबाउंडेड सेट पे ही मतलब भेज। ये थोड़ा डाउट था ऑप्शन ए और डी में। इसके अलावा किसी और के पास कोई और अप्रोच है? ऑप्शन बी के लिए हम वहाँ पर एक ऐसा सीक्वेंस लेंगे जहाँ पर एफ ऑफ जेड एन टेंस टू इन्फिनिटी अनबाउंडेड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जेड एन की जगह लॉग एन प्लस आयोटा एन ऐसा लेंगे, तो मॉड ऑफ ई टू द पावर लॉग एन प्लस आयोटा एन हो जाएगा एन प्लस ई टू द पावर आई एन जो कि अनबाउंडेड है। क्या 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 शुभश्री आपने लिया z इज इक्वल टू? लॉग एन प्लस आई एन। ये कैसे मैंने सोच पा रहे हैं कि इसको ऐसे ही करेंगे? हेलो। हाँ यहाँ बोलिए। पर z इक्वल टू x इंटू आई वाई, राइट? हाँ यहाँ पर z ग्रेटर देन 1 है, तो अगर x को इन्फिनिटी पर टेंस करेंगे तो x जो होगा वो भी इन्फिनिटी पर जाएगा, तो अनबाउंडेड हो जाएगा वहाँ से। यहाँ पे हम डायरेक्ट ये भी बोल सकते हैं ना कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन जो पॉलिनोमियल नहीं है, अगर हमारे पास अनबाउंडेड सेट है तो वो अनबाउंडेड पे भी मैप कर सकता है। तो यहाँ पे ये बोला है कि अनबाउंडेड सेट आपको दिया है कि उसकी इमेज भी अनबाउंडेड होगी, तो ये बन जाएगा जैसे अभी इन्होंने बताया कि एफ जेड इक्वल टू ई पावर जेड है, तो वो बनेगा ई पावर एक्स आयटा वाई। तो यहाँ पे मॉडुलस 1 से बड़ा है तो वो अनबाउंडेड पे मैप कर देगा। कोई भी एंटायर नॉन पोलिनोमियल अनबाउंडेड को बाउंडेड पर भी मैप कर सकता है, तो हाँ कर वहाँ सकता से है। लेकिन यहाँ पर तो एफ जेड इक्वल टू z दिया है। उसमें तो कर जाएगा ये। और फर्स्ट वाले को ओपन मैपिंग थ्योरम से भी बोल सकते हैं कि नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन है तो वो ओपन सेट को ओपन पर ही मैप करता है। हाँ फर्स्ट वाला तो ओपन मैपिंग से ही जाएगा डायरेक्ट। और और ये अगर यहाँ पर ई टू द पावर जेड का रेंज क्या है सी माइनस जीरो, और मॉड जेड लेस देन इक्वल टू वन पे वो बाउंडेड सेट पे जाएगा, और इसका मतलब मॉड जेड ग्रेटर देन उसके कॉम्प्लीमेंट में वो पक्का अनबाउंडेड से अनबाउंडेड हो रहा होगा। हाँ ये अप्रोच भी सही है कि अगर वो यूनिट डिस्क जब ले रहे हैं तो उसको बाउंडेड पे भेज रहा है, तो जो उसका रिमेनिंग पार्ट है वो अनबाउंडेड पे ही जाएगा। किसी और को तो डाउट नहीं है ना इसमें, आगे चले? जी। हाँ यहाँ पे हमारे पास फंक्शन दिया है जेड बार स्क्वायर डिवाइड बाई जेड, इसकी कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात करनी है। इसको पोलर से भी कर सकते हैं, जेड इक्वल टू आर को मतलब एक्स इक्वल टू आर को थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। तो वहाँ से अगर रख देंगे इसमें तो ऊपर जो है वो आ जाएगा आर स्क्वायर ई की पावर माइनस टू आयोटा थीटा और अपोन में आर ई रेस्ट पर आयोटा थीटा। तो आर से आर कट जाएगा तो ऊपर एक आर बचेगा और ई रेस्ट पर आयोटा थीटा बचेगा अपोन में, तो वहाँ से आर टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो पे चला जाएगा, इसलिए ये कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। या फिर y इक्वल टू एम एक्स कर्व से भी कर सकते हैं उसमें, लेकिन कर्व वेरी कर जाता है तो वहाँ से थोड़ा बताना मुश्किल होता है कि यहाँ इसको कॉन्टिन्यूटी के लिए तो डायरेक्ट ही बोल सकते हैं ना कि अगर z कॉन्टिन्यूस है, z बार कॉन्टिन्यूस है, तो जब z नॉन जीरो है तो z बार स्क्वायर डिवाइड बाई z ये भी कॉन्टिन्यूस होगा। इसको डायरेक्ट नहीं बोल सकते?
बोल सकते हैं। यस। ओके, वो नहीं सोचा मैंने। ठीक है। नहीं, ऐसे डायरेक्ट नहीं बोल सकते ना। जेड जेड मतलब डिनोमिनेटर नॉन जीरो होना चाहिए। नॉन हाँ जीरो तो तो उसमें दिया नॉन जीरो दिया ना, है। फॉर जब एग्जाम्पल जीरो। वन, हाँ 1/z वन जेड नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो वन जेड इक्वल टू जीरो, ये वाला फंक्शन तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा जीरो पे। वहाँ पे जेड इक्वल टू जीरो पे क्या दिया है उस पर डिपेंड करेगा। अगर इसका लिमिट भी जीरो पे ही जा रहा है तब तो वो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। अगर जीरो की जगह वन दिया होता तो फिर ये नॉट कॉन्टिन्यूस होता, तब डायरेक्ट नहीं बोल सकते थे, लिमिट तो निकालना पड़ेगा उससे। हाँ इसकी लिमिट निकालनी पड़ेगी। फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल के टाइप से निकाल सकते हैं इसको, हाँ y इक्वल उससे टू निकलेगा ये। हाँ वैसे भी निकल जाएगा, लेकिन वहाँ पे y इक्वल टू एम एक्स ही एक कर्व नहीं होता, उसके अलावा भी और भी कर्व होते हैं, तो मतलब उससे एग्जैक्टली नहीं बता सकते। बाकी आर कोस थीटा आर साइन थीटा से अगर डायरेक्ट जीरो आ रहा है ना तो वहाँ से अपन कंफर्म बोल सकते हैं कि इसका लिमिट जीरो हो जाएगा। y इक्वल टू एम एक्स पहले हम नॉन लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ये चेक करने के लिए लेते हैं। हाँ ये चेक करने के लिए बोल देते हैं। तो ये कंटिन्यूस आया था कि नहीं आया था इसका आंसर? आ गया था ये। हाँ ठीक है। बाकी जेड एफ ऑफ जेड है तो जेड से जेड कट जाएगा, फिर जेड बार का स्क्वायर बचेगा। तो उसको जब एक्स और वाई में चेंज करेंगे तब वो सी आर इक्वेशन को ओनली जीरो पर ही सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस टू आयोटा एक्स वाई। तो जब उसका सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे तो एक्स भी जीरो हो जाएगा, वाई भी जीरो हो जाएगा। तो जीरो जीरो पे इसको वो हम सी आर डेल इक्वेशन एफ अपॉन डेल जेड बार से भी कर सकते हैं। ओनली जेड बार इक्वल टू जीरो पे कैसे होगा। कैसे कर सकते हैं? वो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है ना सीआर इक्वेशन के, उस हिसाब से भी कर सकते हैं। कैसे? इसके ऑप्शन दिखाना एक बार क्या क्या है। जब आप वहां से करोगे ना डेल एफ अपॉन डेल जेड बार से, तो यहाँ पे तो वो हो टू जेड जाएगा बार टू डेल जेड बार। हाँ, टू तो जेड वो इज बार इक्वल टू एन जी। जीरो कब होगा? जीरो पे ही जीरो होगा बस। हाँ जीरो पे जीरो होगा, लेकिन जेड बार अपॉन जेड बन रहा है ना, तो वो जीरो बाय जीरो वाली फॉर्म बन जाएगी। नहीं, जीरो बाई जीरो जो जेड एफ ऑफ जेड के बारे में बोल रही हूँ, सीआर इक्वेशन आठ जीरो। अच्छा वहां से हाँ जेड बार स्क्वायर जब बन रहा है हाँ तो टू जेड बार हो गया। हाँ, टू जेड बार सेटिस्फाई। इज इक्वल टू जीरो, तो वो हाँ जीरो पे ही सिर्फ जीरो देगा। नहीं, उसके लिए एक और कंडीशन होती है कि जब डेल एफ बाय डेल जेड बार इक्वल टू कुछ भी फंक्शन ऑफ जेड बनता है ना, तो वो एनालिटिक फंक्शन होना चाहिए, तभी अपन बोल सकते हैं कि वो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। और यहाँ पर जेड बार आ रहा है जो एनालिटिक नहीं है, तो फिर अपन नहीं बोल सकते। नहीं ये चीज तो नहीं सुनी कभी। हाँ सर सर, ने पॉइंट ऑफ डिफरेंशियबिलिटी निकलता है ना। आपकी आवाज नहीं आ रही। वो डेल एफ अपॉन डेल जेड बार से वहां से पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिफरेंशियबिलिटी निकलता है ना। हाँ हाँ, पर सीआर इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो जाता है उन पॉइंट्स पे। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो ये सी वाला तो ऑप्शन ट्रू होगा, क्योंकि जेड एफ जेड करेंगे तो वो आएगा जेड बार डिवाइड बाय जेड, और जेड एफ जेड इसको सेटिस्फाई करता है, सॉरी जेड बार स्क्वायर आएगा तो वो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है जीरो पे, क्योंकि डेल एफ ओवर हाँ डेल जेड बार इक्वल टू आया हमारे पास टू जेड बार, और वो तभी सेटिस्फाई करेगा जब जेड इक्वल टू जीरो हो। तो सी वाला ऑप्शन तो ट्रू हाँ, है, इसमें कहाँ प्रॉब्लम आई। नहीं, और ऑप्शन बी के लिए भी चेक कर सकते हैं, वही डेल जेड अपॉन डेल जेड बार से वो आ जाएगा वन अपॉन जेड। तो मतलब वो जीरो पे डिफाइन ही नहीं होगा, तो जीरो पे एनालिटिक नहीं बोल सकते, या फिर उसके नेबरहुड में भी। हाँ ये भी बोल सकते हैं ना कि जब सिर्फ वो अगर करेगा तो सिर्फ जीरो पे करेगा, नहीं करेगा तो किसी पे भी नहीं करेगा। तो हाँ एनालिटिक होने के लिए तो अनकाउंटेबल पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तो ये तो हम डायरेक्ट नेग्लेक्ट कर सकते हैं कि वो अगर है तो सिर्फ एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, तो बाकी पे बात ही नहीं कर सकते एनालिटिसिटी की। जी। और कॉन्टिन्यूस शायद वो जीरो पे कॉन्टिन्यूस नहीं बन रहा है, ये वाले ऑप्शन में जीरो पे उसको प्रॉब्लम आ रही है, वैल्यू सेम नहीं आएगी, तो इसलिए कॉन्टिन्यूस तो नहीं बनेगा जीरो पे, बाकी सब जगह कॉन्टिन्यूस बन जाएगा। और डी वाले ऑप्शन में बोला है कि वो ओपन एफ जेड इज एनालिटिक इन सम ओपन सबसेट ऑफ सी, तो ये गलत हो जाएगा कि वो एनालिटिक नहीं हो सकता किसी भी सबसेट पे, तो डी ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा, इसलिए ये करेक्ट आंसर होगा। अनीता जी, ये तो एफ ऑफ जेड जो कंटिन्यूस एवरीवेयर आ रहा था, जीरो पे तो कंटिन्यूटी आ रहा था उसका। तो एक बार हाँ इसको तो वही वापस से
पर जीरो पे शायद मेरे हिसाब से कॉन्टिन्यूस नहीं बन रहा है, बाकी सब पे बन नहीं जाएगा, बनेगा, जीरो पे। नहीं बनेगा। जैसे हम रियल में करते हैं ना, पाथ ले लो, y हाँ इक्वल्स टू mx। कंटिन्यूअस हाँ हम जब आर कॉस थीटा से चलते हैं तब तो हमारे सारे पाथ कवर हो जाते हैं उसमें तो। किसी का माइक ऑन है तो वो बंद कर लो, जो बात नहीं कर रहा है, बाहर से आवाज आ रही है। एक बार मैं इसको समअप कर देती हूँ 8th वाले क्वेश्चन को, अगर किसी को डाउट हो तो वो सुन लेना। हमारे पास फंक्शन दिया था एफ जेड इक्वल टू जेड बार स्क्वायर डिवाइड बाई जेड। तो जब z नॉन जीरो है तब तो ये कॉन्टिन्यूस बाई कॉन्टिन्यूस वाले से कॉन्टिन्यूस बन जाएगा, लेकिन जब z इक्वल टू जीरो रखेंगे और इसको हम ओपन करेंगे तो ये बनेगा x माइनस आइटा वाई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई x प्लस आइटा वाई। और अगर y की जगह mx रखते हैं तो ये m पे डिपेंड कर जा रहा है, मतलब ये जीरो पे कॉन्टिन्यूस नहीं है। अगर इसकी वैल्यू जीरो आ जाती तब तो ये कॉन्टिन्यूस हो जाता, लेकिन ये नहीं, पाथ डिपेंडेंट बन रहा एम है। डिपेंड नहीं पे करेगा ना, डिपेंड नहीं हो रहा है, नहीं करेगा। नहीं करेगा वो। आप नहीं जब कर, एक्स स्क्वायर को निकालोगे बाहर और नीचे से एक्स को निकालोगे तो एक्स से एक्स कटेगा, ऊपर एक्स बच जाएगा एक, तो फिर r थीटा वाले से उससे भी जीरो आ रहा है, उससे भी जीरो आ रहा है। हाँ, तो फिर तो ये सही होना चाहिए। मुझे ऐसा ध्यान में था जैसे कंटिन्यूस नहीं है। हेलो। नहीं हो रहा है ये। नीचे नीचे आप एक एक्स काट ले रहे हैं एंड ऊपर में एक दो एक्स है ना, एक्स हाँ स्क्वायर हाँ जेड हाँ स्क्वायर, तो एक एक्स रह जा रहा है तो जीरो पे जा रहा है ना। हाँ। इसका एक बार ऑप्शन फर्स्ट देख लेंगे कि ये कंटिन्यूस आ रहा है या नहीं। हाँ, सबका वो आ जो रहा है। नहीं आ रहा, वो मैंने पहले बताया ना जो पाथ, वो और मैंने कर्ल करेंगे एफ वाई कर्ल जेड बार के लिए बता दिया। हाँ, क्या बात बताया आपने जिसमें कंटिन्यूस नहीं बन रहा है? नहीं, वो मैंने रॉन्ग ही ले लिया, मतलब मैंने अच्छा पहले उसका ये कर लिया ना, कर्ल एफ बाई कर्ल जेड बार, उसके बाद उस पे पास बनाया था, तो वो रॉन्ग था। ठीक है, कोई नहीं, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन एक बार वापस चेक करके देख लेंगे। कंटिन्यूअस होगा ना, ऊपर की डिग्री भी तो ज्यादा है ना एक्स और वाई में, और ऐसे आर ई टू द पावर थीटा से भी देख लेंगे तो। हाँ ठीक है, हो सकता है मेरे से गलती हो गई हो, तो ये लास्ट सर वाला ने ऑप्शन कहा था कि जब हम आर आर कॉस थीटा से करते हैं तो वो सारे पाथ को कवर कर लेता है, तो फिर इसमें हमारे लिए शक नहीं बचता कि हाँ अलग अलग पाथ से अलग अलग लिमिट आ सकती हैं। हाँ ये कोई चीज तो सही भी लेंगे तो भी है। जीरो आ जाएगा, कुछ भी एम एक्स और आर। ठीक है, तो और फिर एम ए एक्स वाला से भी कर रहे हैं तो भी तो हमारा नहीं तो भी तो जीरो ही आ रहा है, एम एक्स से भी तो करने पे कैसे आप लोगों का लगा जा रहा है। जीरो ही आ रहा है हाँ तुम्हें। नहीं, वो मैंने ही गलत ले लिया था, मैंने डिग्री 1 ले ली थी, इसलिए मिस्टेक हो गया था। ठीक है, वो कंटिन्यूस ही आएगा। ओके। हाँ, आगे चलते हैं। इसमें कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट आया था? बी एंड बी सी। और सी। हाँ बी इसमें और सी आया। मैंने बी और सी तो डायरेक्ट मतलब जेड इज इक्वल टू आई के मतलब ऐसे पुट करके देख लिया था, पर जो पॉलिनोमियल है मतलब ये सिंपल जीरो, मतलब वही ना कि फंक्शन के पास जीरो हो और डेरिवेटिव वो जीरो ना हो। हम्म हाँ, तो तो जो जब इसमें पॉलिनोमियल, फंक्शन आइटा के रखेंगे तो वो जीरो नहीं बन रहा है। वो क्या बनेगा, ए एन आइटा पावर एन के पावर एन, ऐसे ही वैल्यू अलग चेंज होती जाएगी, तो वो जीरो तो बनाएगा ही नहीं कभी, तो वो फंक्शन का ही जीरो नहीं बनता। हाँ हाँ और डी में एक्सपोनेंशियल है तो उसमें जब वैल्यू रखेंगे हाँ, तो वो भी वो जीरो भी नहीं तो बन नहीं, हाँ वो भी नहीं हो रहा था। रहा। हाँ, और बी और सी में जब डेरिवेटिव करेंगे तो वो नॉन जीरो आ रहा है, और डायरेक्ट जेड की जगह आइटा के रखने पे जीरो आ रहा है। जी। हम्म, दी आपने जो फर्स्ट ऑप्शन के लिए बोला कि जब हम पॉलिनोमियल में ऑल्टा के रखेंगे तो उससे जो जीरो नहीं हो रहा, तो वो तो हमारे पास ए आईज हैं जो हमारे इस पे डिपेंड करेगा ना कि वो क्या आ रहा है, इस कोडिंग देखेंगे। हाँ वो, लेकिन यहाँ पे तो हमें ए नॉट ए वन जो भी पर्टिकुलर वैल्यू, कोई भी वैल्यू लेके चलो, उन सबके लिए देखना है। ओके। किसी एक के लिए भी अगर फेल हो गया तो वो सबके लिए फेल होगा ना, हमें तो काउंट तक करना है फिर ये। अगर पर्टिकुलर वैल्यू दी होती तो उसमें पुट करके देख लेते। जी, आगे चलते हैं। हाँ ऑप्शन ए पे यहाँ पर जेड टू द पावर एन है, एन काउंटेबल है एंड के तो अनकाउंटेबल है, वैसे भी बोल सकते हैं हम नॉन।
ये अनकाउंटेबल है। यहाँ पर के सॉरी काउंटेबल इनफाइनाइट है एंड एन काउंटेबल फाइनाइट है। यहाँ पर ए जेड टू द पावर एन, यहाँ पर एन तो काउंटेबल फाइनाइट है एंड के बिलोंग्स टू जेड तो काउंटेबल इनफाइनाइट है। हाँ, नहीं, क्योंकि यहाँ पे जहाँ फोर पे रोल बोला है इसलिए। ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स में जब दे देता है मतलब डोमेन और रेंज, उससे मतलब हम फंक्शन कैसे कंस्ट्रक्ट करें, मतलब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। जैसे रियल में हम तो बना देते हैं, पर कॉम्प्लेक्स में काउंटर सोचने के लिए या फिर कुछ भी करने के लिए जो डोमेन और रेंज दिया जाता है, तो उससे फंक्शन को कंस्ट्रक्ट मतलब कोई आइडिया बता सकता है कि कैसे करें? से कुछ कुछ रिजल्ट्स तो पता है, पर नॉर्मली कैसे करें? डायरेक्ट तो नहीं बोल सकते वो तो। मुझे भी यही लगता है कि बस जो किया हुआ हो उसके बारे में तो हम डिस्कशन कर सकते हैं। बाकी नया तरीका कैसे सोचे कॉम्प्लेक्स में, तो मुझे तो आइडिया नहीं है। जैसे मतलब जैसे पॉलिनोमियल, मतलब कुछ कुछ का पता है कि पॉलिनोमियल का रेंज वो पूरा आ जाता है सी, और ये एक्सपोनेंशियल का वो बस एक सेट माइनस मतलब छोड़ता है। तो अगर जैसे यहाँ पर है कि डोमेन जो है वो एक बाउंडेड सेट है, और रेंज जो है वो बस नेगेटिव पार्ट को छोड़ के एक्स एक्सिस के बाकी सब है, तो इसको मतलब कैसे सोच सकते हैं इसमें? यहाँ पे तो ये बोला ना कि एनालिटिक फंक्शन और उसका स्क्वायर रूट ढूंढना है। तो हम स्क्वायर रूट ऑफ जेड ले सकते हैं। जैसे अगर हमने कोई फंक्शन लिया जेड, और जब उसका स्क्वायर रूट ले, तो रियल में तो सिर्फ एक वैल्यू मिलती है, लेकिन कॉम्प्लेक्स में मल्टी वैल्यूड मिलती है, प्लस बी और माइनस बी। तो यहाँ पे हमें सिर्फ वो सेट लेना है जिसमें से नेगेटिव वैल्यू हट जाए। तो हमारे पास जो बचेगी वो पॉजिटिव वाली होगी। तो हमारे पास एक फंक्शन का स्क्वायर रूट, जैसे अगर हमने फंक्शन एफ जेड लिया तो उसका स्क्वायर रूट एफ जेड ऐसा एग्जिस्ट कर जाएगा जिसकी वैल्यू पॉजिटिव में जा रही है। मतलब प्लस रूट एफ जेड उसकी वैल्यू बन रही है। ये बन सकता है ना इसमें? यहाँ पर हमारे वो पास नहीं आ सकता क्या, -2 प्लस आयोटा टाइप? क्योंकि ओनली रियल पार्ट का नेगेटिव निकाला है ना, बाकी तो कॉम्प्लेक्स है प्लेन इसमें। नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ी ना सॉल्व कर रहे हैं हम। मैंने देखो नहीं, ये सोचा, मुझे बताना कहाँ पे गलती हो रही है। इसमें ये दिया था कि एफ एक एनालिटिक फंक्शन है जो कि यूनिट डिस्क के अंदर डिफाइन है, और उसकी रेंज पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स नंबर में जा रही है। तो एफ का कांस्टेंट होना ज़रूरी है क्या? तो वो तो गलत हो जाएगा कि अगर हमने फंक्शन को ले लिया रूट जेड, तो वो कांस्टेंट फंक्शन नहीं है। और उसकी जो रेंज होगी यूनिट सर्किल के अंदर के हम जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर लें, उसकी रेंज जो जा रही है वो पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स नंबर ही जा रही है। ठीक है। फिर बी ऑप्शन में बोला है कि देयर एग्जिस्ट एन एनालिटिक फंक्शन जी ऑन डी सच दैट जी जेड इज स्क्वायर रूट ऑफ एफ जेड। तो हम जी जेड को डिफाइन ये कर दें अंडर रूट में एफ जेड प्लस का, तो ये डिफाइन हो गया। सी ऑप्शन में बोला था कि देयर एग्जिस्ट एन एनालिटिक फंक्शन जी ऑन सच दैट रियल पार्ट ऑफ जी जेड इक्वल ग्रेटर देन इक्वल जीरो एंड जी जेड इज स्क्वायर रूट ऑफ एफ जेड। तो ये भी सेम ही है कि उसका रियल पार्ट पॉजिटिव होना चाहिए, तो सी माइनस जीरो में जा रहा है। मैंने ये सोचा है। किसी और का कोई और अप्रोच हो तो बता दो इस क्वेश्चन में। तो यही समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें बस जो रेंज है वो बस नेगेटिव एक्स एक्सिस को छोड़ रहा है, तो बाकी इसका जो हो रहा है मतलब वो तो पूरा सी बस नेगेटिव एक्स को छोड़ के। रेंज कंटेन्ड इन बोला है, रेंज टोटल थोड़ी ना होनी चाहिए। तो कोडोमेन हो गया ना एक तरह से, कि उसकी जो रेंज होगी वो इसके अंदर कंटेन करनी चाहिए, तो ये कोडोमेन है। रेंज तो हम अपने हिसाब से चाहे एक पॉइंट लें, वो भी तो इसके अंदर कंटेन ही हो जाएगा। तो वही दिक्कत आ रही थी कि फंक्शन मतलब कैसे आपने वो जो स्क्वायर रूट तो समझ नहीं आ रहा जहाँ था। पे हमें ना, जहाँ पे हमें दिया है कि एनालिटिक फंक्शन है ना, तो उन्होंने इस डोमेन के लिए बोल दिया कि इस डोमेन के लिए जो भी रेंज आएगी वो हमारे पास फोर सीरीज से अगर नेगेटिव एक्स निकाल दे तो वो सारी की सारी आएगी। बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि फंक्शन
हमारे पास सिर्फ इसी डोमेन में ही डिफाइन है। हो सकता है वो इससे बाहर भी डिफाइंड हो, बट हमें सिर्फ एक बार इसी डोमेन के पे काम करने को बोला। हाँ, इसका आंसर क्या क्या आ रहा था? और डी वाला और दिखाना एक बार, डी में क्या लिखा है इसके आगे? आंसर तो बी सी डी है। रियल पार्ट ऑफ जी जेड लेस देन इक्वल 0। हाँ, तो ये करेक्ट हो जाएंगे ना बी सी डी। मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने लिया रूट एफ जेड। हम एफ जेड अगर हम पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं, उसका स्क्वायर रूट जब हम निकाल रहे हैं तो वो पॉजिटिव पे जा रही है। जी जेड उसका हम पॉजिटिव ले सकते हैं, ए प्लस आइटा बी की फॉर्म में ले लो चाहे। और हम ऐसा भी बना सकते हैं जिसमें जो रियल टर्म है वो नेगेटिव बन जाए, तो माइनस ए प्लस आइटा बी बन जाएगा किसी का स्क्वायर रूट। बस ये लैंग्वेज वाला ही लग रहा है, बाकी तो ये डायरेक्ट ही तो है कि स्क्वायर रूट फंक्शन लेना है, तो स्क्वायर रूट फंक्शन एनालिटिक होता है और उसकी डोमेन हम सॉरी उसकी रेंज हम पॉजिटिव ले सकते हैं सिंगल वैल्यूड बनाने के लिए। सर डी ऑप्शन कैसे ट्रू होगा? इसमें बोला कि ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए जी जो कि स्क्वायर रूट हो एफ जेड का, तो रूट स्क्वायर रूट ऑफ एफ जेड नेगेटिव आ सकता है ना। हमारे पास यही तो वैल्यू थी कि वो जो माइनस इन्फिनिटी टू जीरो को छोड़ना चाहिए, लेकिन जब हम माइनस ए प्लस आइटा बी ले रहे हैं तो उसमें सारे के सारे रियल वैल्यू तो नहीं आ रही, उसमें साथ में कॉम्प्लेक्स भी है, तो माइनस ए प्लस आइटा बी टाइप की फॉर्म तो हो ही सकती है उसमें। माइनस ए प्लस आइटा जीरो नहीं आ सकता बस उसकी रेंज में। इसको हम ऐसे सोच सकते हैं, मतलब जो दिया है कि एफ जी ऑफ जेड ऐसे बनाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ जेड, तो इसको ऐसे सोच सकते हैं कि एफ ऑफ जो जी ऑफ जेड देंगे वो एफ ऑफ जेड का स्क्वायर हो जाएगा। तो एफ ऑफ जेड का स्क्वायर मतलब जो जब स्क्वायर करेंगे उसको, तो उसका जो रियल पार्ट है वो पॉजिटिव भी मतलब बना सकते हैं और नेगेटिव भी बना सकते हैं। स्क्वायर मतलब रूट इस लेना है ना, एफ तरह, जेड का स्क्वायर थोड़ी ना लेना है। नहीं नहीं उल्टा बोल रही हूँ, मतलब एफ जी जेड जो लेंगे तो वो एफ जेड का स्क्वायर रूट, तो वो एफ ऑफ जेड क्या हो जाएगा, जी जेड का स्क्वायर। हाँ तो ऐसे ही मतलब मैं बोल रही हूँ कि जी ऑफ जेड कैसे कंस्ट्रक्ट करें, तो एफ ऑफ जेड ऐसे ले लेंगे। तो मतलब और जब स्क्वायर करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जब करते हैं, अगर इमेजिनरी पार्ट हम बड़ा ले जाएं तो आयोटा का जो स्क्वायर करेंगे तो वो नेगेटिव होके मतलब इसका जो मतलब समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? मैं वही बोल रही हूँ कि उसका रियल पार्ट पॉजिटिव भी बना सकते हैं नेगेटिव भी बना सकते हैं। हाँ, मेन पॉइंट यहाँ पे ये है कि जब आप रेंज बना रहे हो तो उसमें जो नेगेटिव एक्सिस वाली लाइन है वो नहीं आनी चाहिए। उसके अलावा जहाँ पे ए प्लस आइटा बी, जहाँ पे ए बी दोनों पॉजिटिव है वो भी आ सकते हैं, जहाँ पे ए बी दोनों नेगेटिव है वो भी आ सकते हैं, जहाँ पे ए पॉजिटिव बी नेगेटिव या ए नेगेटिव बी पॉजिटिव है वो सारे पॉइंट आ सकते हैं। बस बी जीरो हो और ए नेगेटिव हो वो वाले पॉइंट नहीं आ सकते। तो ये तो हम बना सकते हैं ना, क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट की बात नहीं की, सिर्फ ये बोला है कि रियल पार्ट नेगेटिव आना चाहिए उसका। तो अगर हम बी को नॉन जीरो ले ले तो रियल पार्ट बन रहा है और फंक्शन बन जाएगा स्क्वायर रूट फंक्शन। अब समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा फंक्शन बनेगा एफ जेड वो जेड स्क्वायर बनेगा ना? हाँ, और जी जेड बनेगा रूट ऑफ एफ जेड। हाँ जेड ठीक है। नहीं, जेड स्क्वायर नहीं होगा, जेड स्क्वायर प्लस वन ऐसा हो सकता है क्योंकि जीरो पे नहीं होगा ना। सी माइनस माइनस इन्फिनिटी कॉमा जीरो। हाँ हाँ हाँ, सही है, जीरो उसमें इंक्लूड नहीं है। इसमें तो बस डेरिवेटिव करके जीरोस का ऑर्डर चेक करना है, तो ये तो हाँ, हो ही जेड जाएगी। स्क्वायर है उसमें दो जीरो आ जाएंगे, कोस जेड माइनस वन है इसमें दो जीरो आ जाएंगे, तो टोटल फोर ऑर्डर बन जाएंगे। ठीक है, जीरो के लिए और टू पाई एन के लिए दो जीरो।
ये वाला किसी ने किया था जो 12th नंबर क्वेश्चन है? हाँ, इसमें मतलब मुझे थोड़ा डाउट, मतलब समझ नहीं पा रही कहाँ थी। भेजा था आपने, ग्रुप में नहीं डाला था क्या? ये वाला क्वेश्चन? हाँ। हाँ, एक बार सर से पूछा था मैंने, ये तो सर ने बोला था कि बहुत पुराना है, तो कभी मैंने भी इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। रिजल्ट ऑप्शन होता है बस, रिजल्ट ऑप्शन समझ के याद दीजिए। रखा था इसको। हेलो। नहीं, ऑप्शन ये बुक नहीं है मेरे पास, मतलब ये कौन सी बुक है? आप इस ये पीडीएफ की तो बात कर रहे हैं? जी ये जी। तो नंदिनी जी ने डाला था ना? हाँ, ये डाला था ग्रुप में, और एक और कौन से जगह भी ग्रुप में डाला। डाला था आपने? एसबी कॉन्टिनम में भेजा था, और उन्होंने शायद जो तपस्या बैच है उसमें भी डाला था, क्योंकि वो दोनों ग्रुप में है। तपस्या वाले में तो नहीं आया था। अच्छा, तो उन्होंने ये बोला था कि मैं दोनों ग्रुप में हूँ, तो मैं दोनों जगह डाल दूंगी। तो अगर आपके पास नहीं आया तो आपको सेंड कर देंगे। ये आप कौन से ग्रुप में हो? मैं दिसंबर, अरे ये जो मेन ग्रुप है उसमें हूँ। एसबी कॉन्टिनम। रियल नहीं, एसबी कॉन्टिनम वाले में नहीं हूँ। रियल तपस्या वाले में हूँ, उसमें डाल दीजिएगा। तपस्या वाले में मैं नहीं हूँ, मैं टेस्ट सीरीज में हूँ। अच्छा, आप टेस्ट टेस्ट सीरीज, सीरीज में। टेस्ट सीरीज में भी मैं हूँ। ठीक है, अगर कोई ऐसा हो जो कॉमन ग्रुप में जिनमें हो, तो वो इस ग्रुप में जो आए वो उसमें सेंड कर दिया करो, जो पीवाईक्यू वाली पीडीएफ है। क्योंकि सब लोग अलग अलग ग्रुप में हैं, तो ये पता नहीं रहता कौन किस में है। तो जो भी पीवाईक्यू की फाइल हो वो आपस में सेंड कर देना, अगर किसी ग्रुप में हो तो। हाँ, मैंने ये क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं किए हैं, तो कुछ नया नया लग रहा है। बस कुछ क्वेश्चन सॉल्व हैं, सर ने खुद करवाए हैं इनमें से बहुत से क्वेश्चंस। हाँ, ये पीवाईक्यू ही हैं। ये बहुत मतलब जून 11 से लेके 23 तक के हैं, सारे पीवाईक्यू हैं। ठीक है, आगे करते हैं। हाँ, ये 12th वाला किसी ने किया हो तो, वरना ये रिजल्ट बेस ही याद करना पड़ेगा, नहीं तो फिर तो आगे चलते हैं। ये रिजल्ट मतलब क्या होता है? कांस्टेंट ले लेंगे, एफ ऑफ एफ एक जेड इक्वल टू 0 ले लेंगे, और से ऑप्शन ए काट जाएगा। एफ को अगर जीरो फंक्शन लिया तो उसकी बाउंड्री बन जाएगी जीरो, और उसकी रेंज भी बन जाएगी जीरो। यही तो होगा। जेड का बाउंड्री क्या होगा, फाई ना? सी का जेड बोलते हैं, सी का बाउंड्री सी का बाउंड्री जीरो हो जाए, सॉरी 5 हो जाएगा। हो जाएगा। डेल ऑफ एफ ऑफ फाइव वो तो फाइव हो जाएगा, एंड डेल ऑफ एफ ऑफ बी और 0 हो जाएगा, 0 एंड फाइव। 5 कंटेन्ड इन जीरो। 0 कॉन्टिनेंट फाइव ऐसा हो जाएगा, तो वह पे नहीं होगा। अच्छा, ठीक है, इसको देखते हैं 12th नंबर क्वेश्चन। एफ ऑफ बी आप अगर 0 है तो सिंगलटन 0 की बाउंड्री तो 5 आएगी, तो 5 कंटेंट इन 0 हो जाएगा ना, ये कैसे बोल रहे हैं आप? एफ ऑफ डेल बी इक्वल टू फाइव हो जाएगा, सिंगलटन सेट की बाउंड्री जीरो एंड एम्प्टी डेल ऑफ क्यों एफ ऑफ आएगी? बी तो 0 हो जाएगा ना। जो सिंगलटन मतलब जो सिंगल पॉइंट होता है वो आइसोलेटेड होता है, तो उसका बाउंड्री पॉइंट भी तो वही हो जाता है। हाँ। हाँ। तो डेल ऑफ एफ ऑफ बी 0 हो जाएगा, एंड डेल ऑफ एफ ऑफ डेल ऑफ बी तो फाइव हो जाएगा, एंड 0 डजंट बिलोंग्स टू फाइव। आई थिंक दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, मतलब इस पे हम कोई इतना भी श्योर नहीं है तो कॉन्सेप्ट को। और तो थोड़ा सा स्पीड थोड़ा जल्दी करते हैं, क्योंकि 1 घंटे का नाम लिया सर ने, तो इतने में हो नहीं हाँ, पाएंगे सारे। जिसको डाउट हो वहां पे डिस्कस कर लेंगे, बाकी करते हैं। 15 वाला तो हो गया होगा सबका। हाँ। बस इसमें CR इक्वेशन लगानी है और उनको। फोर्टीन में जो है वो बोल रहा है कि फंक्शन जो है वो एंटायर है, और जो डोमेन है वो एक बाउंडेड सबसेट है। फिर जो एस सेट है वो उसी बाउंडेड सबसेट का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट है। तो इसको कैसे करें, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था।
यहाँ पे बोला कि फंक्शन है वो एंटायर है, बाउंडेड ओपन सबसेट है सी का, और एस हमारे पास है यू प्लस वी। ये तो मैंने भी सॉल्व नहीं किया है। किसी के पास कोई आइडिया है इसको ऐसे कुछ करने नहीं के है। लिए? ऐसे तो इसका x प्लस ऑप्शन वन कौन सा ट्रू है? बी ऑप्शन ट्रू है ना इसका? इसमें अगर फंक्शन को कांस्टेंट ले लेते हैं, एंटायर फंक्शन है, तो वो बाउंडेड ओपन सबसेट अगर कांस्टेंट है तो उसकी इमेज तो पूरा सी हो जाएगा। नहीं, हाँ, अगर कांस्टेंट लेते हैं तो उसका सिंगलटन इमेज आएगा, तो वो सिंगलटन सेट ओपन नहीं होगा, तो फर्स्ट वाला तो डिस्कार्ड हो जाएगा इसमें कांस्टेंट फंक्शन से। कांस्टेंट फंक्शन ऑप्शन बी हाँ हो जाएगा, इट इज क्लोज्ड सेट। हाँ, वैसे भी एक रियल रिजल्ट होता है ना कि हमारे पास अपने वो फंक्शन के रियल और इमेजिनरी पार्ट का जब हम एडिशन लेते हैं यू प्लस वी, तो उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। और कांस्टेंट फंक्शन क्लोज्ड होते ही है। हाँ, ये बोल सकते हैं, क्योंकि जो हमारे पास रियल पार्ट ऑफ एफ जेड और इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ जेड आएगा वो प्योरली रियल आएगा, तो वो ऐड होके भी प्योरली रियल बनेगा, तो क्लोज्ड भी हो जाएगा और डिस्क्रीट भी हो जाएगा। वहां पे यू प्लस बी इक्वल टू समथिंग दिया होता है पहले, कि अगर डिस्क्रीट यू प्लस नहीं आ रहा है। डिस्क्रीट नहीं आएगा, कांस्टेंट ले लेंगे तो ओनली रियल पार्ट ऑफ एफ, और नहीं तो रियल पार्ट ऑफ जेड, कोई भी एक पॉइंट आ जाएगा ओनली। तो इसको एक बार नहीं, सम अप कर दो, जो करेक्ट ये आ रहा है वो। जैसे आप बोल रहे थे ना कि हमारे पास जे जू प्लस बी है, और जू प्लस बी अगर कांस्टेंट आ जाए तो उससे हम कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं कि एफ हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन होगा। बट जहाँ पे हमें दिया हुआ है फंक्शन एंटायर, और फिर एक डोमेन दी हुई है ओपन एंड बाउंडेड, और उसके बाद पूछा है हमारे पास सेट एस, जिसमें हमारे पास जू प्लस बी क्या आ रहा है वो देखना है उस डोमेन में। तो इससे हम डायरेक्ट ये नहीं बोल सकते कि ये कांस्टेंट फंक्शन होगा। कांस्टेंट्स के लिए क्या होती है हमारे पास कंडीशन, कि या तो जू कांस्टेंट हो, या बी कांस्टेंट हो, या जू प्लस बी कांस्टेंट हो, या वो कोई लाइन की इक्वेशन बन रही हो, तो उस वो कंडीशन दी होती है, तब हम जाके फंक्शन को कांस्टेंट बोलते हैं। बट जहाँ पे फंक्शन देके हमारे से वो कंडीशन के बारे में, मतलब वो कंडीशन है ही नहीं, जहाँ पे उन दोनों का सम करके क्या आ रहा है हमारे पास वो पूछ रहे हैं। हाँ, और वो कांस्टेंट तब बताते हैं जब वो पूरे सी पे किसी सी को किसी बाउंडेड सेट पे मैप करता है। यहाँ पे तो हमारे पास डोमेन ही बाउंडेड दिया है और उस बाउंडेड सेट के बारे हाँ में बात की है, हेलो। ये हाँ हाँ। कांस्टेंट रहेगा। लेकिन एक रिजल्ट ये भी तो होता है ना कि अगर कोई फंक्शन हमारे पास एनालिटिक है और अगर प्योरली इमेजिनरी आ रहा है या प्योरली रियल आ रहा है, तो उसको हम कांस्टेंट बोल देते हैं। तो यहाँ पर प्योरली रियल बन रहा है फंक्शन। नहीं, वो कहाँ से पूरे पता चला? बनना चाहिए। कहाँ से पता रियल, चला कि रियल बन रहा है? क्योंकि रियल पार्ट ऑफ एफ जेड बोला है ना, तो वो यू आएगा, और इमेजिनरी पार्ट भी एफ जेड का वाई आएगा, मतलब वी आएगा, सॉरी। तो यू प्लस वी एक हाँ तरह से कांस्टेंट रियल वैल्यूड ही बनेगा हमारे पास। उसमें आयोटा की तो कोई वैल्यू आ नहीं रही है ना, और हमारे पास डोमेन भी क्या आ रहा है, बाउंडेड ही है ना, ओमेगा। जी, वो रियल वैल्यूड आ रही है पर कांस्टेंट नहीं आएगा, वेरिएबल हो सकता है। भाई हाँ। तो कांस्टेंट रियल वैल्यूड प्लस एंटायर फंक्शन इम्प्लाई कांस्टेंट फंक्शन होता है। अ, आप ये चीज गलत समझ रहे हो। वो होता है पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन को किसी बाउंडेड सेट पे मैप कर दो, मतलब अगर एक वैल्यू छोड़ दी या उसको बाउंडेड बना दिया, पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन की रेंज बाउंडेड आ रही हो। लेकिन यहाँ पे एक हमने पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक छोटा सा सेट पकड़ा है जो खुद बाउंडेड सेट है, जैसे आप यूनिट डिस्क ले रहे हो, तो यूनिट डिस्क वाला तो बाउंडेड सेट ही है, उसकी इमेज तो बाउंडेड हो ही सकती है। पूरे कॉम्प्लेक्स सेट की इमेज बाउंडेड नहीं हो सकती, और यहाँ पे सिर्फ ओमेगा की बात की है, पूरे सी की बात नहीं की। तो मतलब ऐसा ये रिजल्ट नहीं होता है ना कि एंटायर फंक्शन है और रियल है तो वो कांस्टेंट हो जाएगा, ये ऐसा नहीं होता ना। नहीं, वो पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे अगर रियल हो तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ ओमेगा की बात की है। ओमेगा हो सकता है बहुत छोटा सा पार्ट हो कहीं, उस पे तो हो ही सकता है। हेलो। हाँ। हेलो। पहले मैंने ऑप्शन 14 को एफ ऑफ एंटायर फंक्शन बोला है तो कांस्टेंट ले लिया, वहां से बी ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद एफ ऑफ जेड ऐसे ले लिए, तो वहां से बी ऑप्शन भी काट रहा है मेरा। ऐसा किया मैं, हाँ, मैंने भी ऐसे ही किया। कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है मेरा। मतलब
इसमें पहले तो कांस्टेंट फंक्शन ले लेंगे, तब तो ए ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा, क्योंकि उसकी इमेज जो है वो एक सिंगलटन सेट होगा, तो ओपन सेट तो डिस्कार्ड हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि अगर फंक्शन एंटायर है और नॉन कांस्टेंट है तो वो किसी ओपन सेट को ओपन पर ही मैप करना चाहिए, यस तो वहां से ये बी वाला डिस्कार्ड हो जाएगा। और वैसे भी ये तो आर पर बोला है, अगर सी पर भी बोलता तब भी डिस्कार्ड ही होता। तो सेम तो ये तो आर पे बोला है, तो आर पे तो वैसे ही ये क्लोज्ड कैसे होगा, जब ओपन सेट है और अगर फंक्शन नॉन कांस्टेंट एंटायर ले लेंगे तब तो वो ओपन हो जाएगा, तो क्लोज्ड गलत हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर दिया है वो CSI आंसर की में बोला है कि इसका कोई ऑप्शन करेक्ट है ही नहीं। ये हम गलत ही डिस्कशन कर रहे हैं इतनी देर से। इसीलिए इसका आंसर कोई नहीं निकल रहा था हमारा। हाँ, इसमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आंसर क्या है। हाँ, अभी इसका डिस्क्रीट आंसर सेट होता है। देखे तो उसमें नो ऑप्शन इज करेक्ट बोला है। तो ठीक ही है हम ऐसा डिस्क्रीट बोल सेट सकते होता है। हैं हम, ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे पास फंक्शन इंटायर दिया हुआ है, तो उसकी दो पॉसिबिलिटीज होंगी, जहाँ वो कांस्टेंट होगा या फिर वो नॉन कांस्टेंट होगा। अगर कांस्टेंट होगा तो उसकी इमेज हमारे पास एक सिंगलटन ही मिलेगी, है ना। और जहाँ पे और नॉन कांस्टेंट हुआ तो फिर उसकी सी हो सकती है, जहाँ सी में से कोई एक एलिमेंट छोड़ के। तो जहाँ पे हमारे पास ओपन एंड बाउंडेड डोमेन दी है तो इंटायर फंक्शन है, तो ऐसा बोल सकते हैं कि कोई इंटायर फंक्शन किसी ओपन एंड बाउंडेड डोमेन को ओपन एंड बाउंडेड पे ही मैप करेगा, या फिर बोल दें हम कि बाउंडेड पे ही मैप करेगा, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ, कोई भी एंटायर मतलब फंक्शन वो हो कभी अनबाउंडेड नहीं होगा। हाँ, नहीं होगा मैं नहीं जो हो उसके बोलना पास, चाह सकता। रही हूँ। अगर उसके पास एसेंशियल सिंगुलैरिटी नहीं है तो। अगर एसेंशियल सिंगुलैरिटी बनती है तो बाउंडेड को भी अनबाउंडेड पे मैप कर सकता है, लेकिन ऑब्वियसली एंटायर हो एसेंशियल पर कहाँ जब से इंटायर होगी, बोल इंटायर रहे हैं है। तो फिर तो नहीं इसेंशियल होगा, सिंगुलैरिटी कैसे है? नहीं होगी। हाँ, यही बोल रही हूँ, अगर एंटायर हाँ दिया है तो वो हो नहीं सकती। तो मतलब ये बाउंडेड को हमेशा बाउंडेड पे ही मैप करेगा। हाँ, तो वहां से थोड़ा कंक्लूड करने का ठीक है, अभी ट्राई नेक्स्ट करो। पे चले। ठीक है। इनका तो बी आया है हाँ ये तो ठीक। बना सॉल्व देंगे भी नहीं इस करना तो। पड़ेगा। 16 का हो गया था। पॉलिनोमियल फंक्शन दिया है, बाउंडेड सेट दिया है तो वो बाउंडेड पे ही जाएगा, और ओपन सेट है तो ओपन पे जाएगा ओपन मैपिंग थ्योरम से। यस हाँ, 17 में एफ को एंटायर दिया है यू प्लस आइटा वी, और साथ में बोला है कि जो हमारे पास जैकोबियन मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक है। तो एंटायर है तो वहां से CR इक्वेशन सेटिस्फाई कर सकते हैं, यू एक्स इक्वल टू वी वाई, यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स। और यहाँ से सिमेट्रिक बोला है तो यू वाई इक्वल टू वी एक्स होना चाहिए। जब दोनों कंडीशन को एक साथ रखेंगे तो हमारे पास यू वाई इक्वल टू जीरो आ जाएगा, वी एक्स इक्वल टू जीरो आ जाएगा। मतलब जो फंक्शन होगा वो पूरी तरह कांस्टेंट ना होके पॉलिनोमियल बन जाएगा, डिग्री 1 या उससे छोड़ कम। कांस्टेंट क्यों नहीं होगा यहाँ पे? मतलब यहाँ पे तो बस ये हो रहा है ना, यू वाई जीरो और वी एक्स जीरो। हाँ, यू वाई जीरो बन रहा है, मतलब यू में वाई की टर्म नहीं आएगी लेकिन एक्स की आ सकती है। ऐसे वी एक्स जीरो है तो मतलब वी में एक्स की टर्म नहीं आएगी लेकिन वी में वाई की आ सकती है। हाँ हाँ। और जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो वो एटमोस्ट डिग्री 1 का ही पॉलिनोमियल बन रहा है। मतलब जैसे ही आप पावर 2 लेके अगर इसको रखना चाह रहे हो तो वो सेम नहीं बनेगा, वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। ओके। 18 हो गया था या किसी को डाउट है इसमें? सॉल्व हो जाएगा यहाँ तो पे जो ये मुझे बताओ अनिता जी, मतलब एफ डैश, मतलब जो फंक्शन ओवरऑल डेरिवेटिव निकालता है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यू एक्स प्लस आयोटा वी एक्स और यू वाई प्लस आयोटा वी वाई। हाँ, हमारे पास जो फंक्शन एफ जेड अगर यू प्लस आइटा वी है तो अगर उसका हम डेरिवेटिव कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में तो वो बन जाएगा यू एक्स प्लस आइटा वी एक्स। और अगर हम वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यू वाई प्लस आइटा वी वाई। तो जब हम मॉड्यूलस का स्क्वायर करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, यू एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर या यू वाई स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। और फिर CR नहीं, इक्वेशन से मतलब हम मतलब पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं तब तो बन रहा है,
पर जहाँ पर बस लिखा होता है कि एफ डैश जेड, तो एफ डैश जेड मतलब क्या, मतलब टोटल डेरिवेटिव हो रहा है ना, मतलब विथ हाँ रेस्पेक्ट टू एक्स भी हो रहा है और जेड भी, मतलब वाई भी हो रहा है। तो एफ हाँ डैश तो जेड को लिख सकते हैं मतलब यू एक्स प्लस आयोटा वी एक्स। हाँ लिख सकते हैं। ये पूरा प्रूफ दिया था बुक में कि अगर आप उसका डेरिवेटिव कर रहे हो फुल डेरिवेटिव, तो चाहे एक्स के रिस्पेक्ट में कर दो या अकेले वाई के रिस्पेक्ट में कर दो, तब भी वैल्यू आगे जाके सेम ही आएगी। तो आप किसी एक के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हो, बट ये नहीं कर सकते कि यू एक्स एक तरफ यू एक्स कर दिया एक तरफ वी वाई कर दिया। ओके। उसको आप सी आर से सेटिस्फाई कर सकते हो कि यू एक्स प्लस आइटा वी एक्स आएगा, और वहां पे आप वी एक्स की जगह यू वाई रख सकते हो या यू एक्स की जगह वी वाई रख सकते हो। जी। ये कहीं भी बुक में आपको मिल जाएगा प्रूफ इसका। 19 में आइडेंटिटी थ्योरम। ये हो गया था या किसी को डाउट है इसमें 19 में? इसको एक बार मतलब सम अप कर दो 19। यहाँ पे बोला कि फंक्शन सी से सी में एनालिटिक है, मतलब एंटायर फंक्शन है जब सी से सी में है, और जेड नॉट सी के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है एफ कैन टेक द वैल्यू जेड नॉट एट फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स 1/n। अगर 1/n पे वो जेड नॉट वैल्यू ले रहा है, तो मान लो 1, 1/2, 1/3, 1/4, ऐसे जो इनफाइनाइटली मैनी जो भी आपके पास पॉइंट वन, सॉरी फाइनाइट ही बोला इसमें, तो उस पे वो वैल्यू ले रहा है 1/n। लेकिन जब हम लिमिट पॉइंट निकालते हैं तो वो इनफाइनाइट पॉइंट्स पे निकलती है। आइडेंटिटी थ्योरम क्या होती है कि अगर आपके पास कोई इनफाइनाइट पॉइंट्स है, उनका कलेक्शन है, जिसका लिमिट पॉइंट आपके एनालिटिक सेट के अंदर जा रहा है, तो हम उस फंक्शन को आइडेंटिकली बना सकते हैं, जीरो बना रहे हैं या किसी और फंक्शन के बराबर बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ फाइनाइट पॉइंट्स की बात की है, तो ये तो होगा नहीं। सेकंड में बोला एफ 1/n इक्वल टू जेड नॉट। यहाँ पे फॉर ऑल एन बोला है, मतलब इनफाइनाइटली मैनी एन बनेंगे, तो आप यहाँ पे 1/n को जेड से रिप्लेस कर सकते हैं, और 1/n जो सेट बनेगा उसका लिमिट पॉइंट होगा 0, और वो 0 जा रहा है, एंटायर फंक्शन है तो डोमेन में, तो यहाँ से आइडेंटिकली जेड नॉट के बराबर हो जाएगा। सी ऑप्शन में एफ ऑफ एन बोला है, और एन का जो लिमिट पॉइंट होगा वो इन्फिनिटी जाएगा, तो वो एंटायर फंक्शन नहीं बना सकता क्योंकि लिमिट पॉइंट हमारे डोमेन के अंदर नहीं जा रहा। और लास्ट वाला बोला है एफ आर इक्वल टू जेड नॉट, और आर बिलोंग कर रहा है क्यू इंटरसेक्शन 1 2 में, मतलब जो आपके पास 1 2 सेट बन रहा है इंटरवल, उसके रैशनल पॉइंट्स, मतलब ये भी हाँ। इनफाइनाइट पॉइंट्स है, और जिसका जो लिमिट पॉइंट का सेट बनेगा कंप्लीट 1 2 इंटरवल, वो भी सी के अंदर ही जा रहा है, तो ये भी कांस्टेंट फंक्शन बना देगा। तो इसके ऑप्शन बी और डी करेक्ट हो जाने चाहिए। ए भी करेक्ट है इसमें। तो इसमें फाइनाइटली बोला है ना कि इनफाइनाइट आएगा यहाँ रिपीट पे। करना, इनफाइनाइट है। रिपीट करना एक बार। इनफाइनाइट दिया है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन में ए करेक्ट, मतलब आंसर में ए करेक्ट दिया है, बाकी यहाँ तो फाइनाइटली है। गलत है ये नहीं होगा, इसमें इनफाइनाइट होगा तब बोल सकते हैं ये ठीक। हाँ, या तो यहाँ पे ऑप्शन में इनफाइनाइट लिखा होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक होगी। मतलब पी क्यों नहीं होगा, एक बार बताना। ए क्यों नहीं होगा? हाँ। क्योंकि यहाँ पे फाइनाइट पॉइंट बोला है, तो आइडेंटिटी थ्योरम का पर्पस क्या होता है, उसमें हम करते हैं जब इनफाइनाइट पॉइंट्स पे लिमिट पॉइंट निकालते हैं, तो वो लिमिट पॉइंट का सेट, जो लिमिट पॉइंट होता है वो अगर हमारे एंटायर फंक्शन में या डोमेन में चला जाता है, तब वो हम्म। आइडेंटिकली जीरो बनता है। लेकिन यहाँ पे बोला है कि वो फाइनाइट पॉइंट्स पे ही ले रहा है। पर आइडेंटिकली हमको जेड नॉट के इक्वल तो नहीं दिखाना, बस एनालिटिक पूछा है वो तो क्वेश्चन में। हाँ, और एफ को तो एनालिटिक दिया हुआ है, तब ये पूछ रहा है कि कौन से ट्रू होंगे इसमें। एफ कैन टेक द वैल्यू जेड नॉट एट फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स। मतलब ये पूछ रहा है ना, मतलब एनालिटिक फंक्शन है और जेड नॉट एक पॉइंट है, और वो बोल रहा है कि वो जो एनालिटिक फंक्शन है वो उस जेड नॉट को फाइनाइटली टाइम ले रहा है, बाकी जितने भी पॉइंट्स है उसमें क्या है वो पता नहीं, बस ये हम ले सकते हैं कि वो जेड नॉट को फाइनाइट पॉइंट के लिए उसका वैल्यू। हाँ, इस तरह से तो सोच सकते हैं कि फाइनाइट मतलब पॉइंट्स इन 1/n।
तो 1/n का क्या रोल होगा फिर इसमें? इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो क्वेश्चन में लिखा है जेड और जेड नॉट बिलोंग्स टू सी, और ऑप्शन में जो लिखा है कि एफ कैन टेक्स वैल्यू जेड नॉट फॉर फाइनाइटली मैनी, तो जो फंक्शन है उसका रेंज सी आना चाहिए। जैसे जो लिखा है फॉर जेड नॉट बिलोंग्स टू सी, मतलब जेड नॉट तो कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो फिर इस हिसाब से तो एक्सपोनेंशियल ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। हाँ, वही मैं सोच रहा था कि अगर हम जेड नॉट को जीरो ले रहे हैं तो एक्सपोनेंशियल एनालिटिक फंक्शन ले सकते हैं, उस हिसाब से तो फॉल्स होना चाहिए। हाँ, इसमें तो फिर डाउट ही है ये वाला। ये एक बार सर से पूछ लेंगे कि इस ऑप्शन का मतलब क्या है यहाँ पे। हाँ ठीक है। एक बार ऑप्शन ए को दिखाना थोड़ा। हाँ, इस फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स इन 1/n मतलब कुछ पॉइंट को छोड़ के जो इनफाइनाइट पॉइंट बचेंगे उस पे एफ जेड नॉट का वैल्यू ले रहा है ना। हेलो, अगर एक पॉइंट पे ले ले तो भी तो हो सकता है फाइनली मैनी। हाँ, ले नहीं नहीं, सकता है। फाइनाइटली मेनी मेनी का मतलब फाइनाइट सेट को छोड़ के बाकी जितने भी बचेंगे वहां पर जो इनफाइनाइट बचेगा वहां पर एफ जेड नॉट का वैल्यू ले, ये नहीं होता नहीं, है वो ना। तो होता है फॉर ऑल बट फाइनाइटली। यहाँ पे तो सिर्फ फाइनाइटली बोला है ना। वो तो उसके लिए होता है जहाँ पे फॉर ऑल बट फाइनाइटली मैंने लिखा हो। आई थिंक ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, जो नहीं आ रहा फिर वो सर से या किसी और से कंसल्ट करेंगे। आगे चलते हैं। तो आगे का क्वेश्चन दिखाना। हाँ, यहाँ पे बोला है कि यू हमारे पास कोई ओपन कनेक्टेड सेट है और एक्स हमारे पास सेट बन रहा है जेड के एलिमेंट जिनमें एफ जेड इक्वल टू 0 बनता है, तो ये जीरोस का सेट बन जाएगा। तो जीरोस का सेट तो क्लोज्ड होता है हमेशा, तो एक्स तो क्लोज्ड हो जाएगा। और वाई में बोला है कि वो जेड आएंगे एफ वेनिशेस ऑन एन ओपन नेबरहुड ऑफ जेड इन यू, कि यू का कोई अगर हम ओपन एनबीडी लेते हैं तो उसमें फंक्शन 0 बन रहा है। अगर उसमें फंक्शन 0 बन गया तो फिर वो आइडेंटिकली 0 बन जाएगा। हाँ, यू क्या दिया था? थोड़ा सा इसको जूम करना, एक बार नीचे वाला भी दिख जाए। जो लिमिट पॉइंट का यू सेट है वो। ओपन कनेक्टेड सेट दिया है, यू ओपन कनेक्टेड है। तो यू ओपन कनेक्टेड है तो एफ जेड जहाँ पे 0 हो रहा है तो उनका लिमिट पॉइंट भी तो यू में ही जाएगा। हाँ, क्योंकि इन सब नेबरहुड बोला है ना, तो वो हाँ उसमें यू में ही कंटेन करेगा। तो तो फिर फंक्शन आइडेंटिटी थ्योरम से आइडेंटिकली ये 0 भी 0 हो जाएगा। हाँ, वाई ओपन भी है, वाई क्लोज्ड भी है, हम्म और एक्स क्लोज्ड हो जाएगा क्योंकि नॉन जीरो एनालिटिक फंक्शन के जीरोस का सेट क्लोज्ड होता है और आइसोलेटेड होता है, इसलिए इसका इंटीरियर एम्प्टी हो जाएगा। तो ए बी सी डी हाँ, इसमें सारे चारों करेक्ट। करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे यू को ओपन सबसेट बोला है सी का, एफ यू से सी में एनालिटिक है, तो नॉन कांस्टेंट अगर दिया हो तब तो वो ओपन होता है। पर यहाँ पे हमें कांस्टेंट या नॉन कांस्टेंट के बारे में नहीं बताया। फर्स्ट ऑप्शन में बोला कि अगर F11 है तो वो ओपन होगा, तो अगर F11 है तो वो कांस्टेंट तो हो नहीं सकता, मतलब नॉन कांस्टेंट है। नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन बाय ओपन मैपिंग थ्योरम ओपन पे चला जाएगा, तो फर्स्ट तो करेक्ट हो जाएगा। हाँ, और सेकंड दिया है कि अगर ऑन टू है तो जो डोमेन है उसको सी के बराबर होना पड़ेगा, लेकिन ये गलत है। कोई भी आप जैसे साइन जेड ले सकते हैं, साइन जेड ऑन टू नहीं होता,
सॉरी ऑन टू होता है, लेकिन उसमें जो डोमेन है उसका सी होना जरूरी नहीं, वो छोटे से डोमेन को भी पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे मैप कर सकता है। ये सही है क्या, बोल सकते हैं ना ऐसा? जैसे साइन जेड वन कोस जेड टाइप के जो फंक्शन है, सॉरी साइन वन बाई जेड कोस वन बाई जेड टाइप के, वो एक छोटे से डोमेन को भी पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे मैप कर सकते हैं। 1/z नहीं ले सकते हैं क्योंकि एनालिटिक फंक्शन बोला है ना। हम सिंपली साइन जेड लेंगे और उसमें से कुछ पॉइंट्स रिमूव कर देंगे, जहाँ जैसे साइन जेड जो फंक्शन होता है वो 0 पर 0 होता है, पाई के मल्टीपल्स पर 0 होता है, तो कोई भी एक पॉइंट निकाल लो वहाँ से, तो u नॉट इक्वल्स टू c मिलेगा, जबकि इमेज पूरा c के इक्वल आ जाएगा। ऑन टू है तो वन वन होना भी जरूरी नहीं है, यही सेम एग्जाम्पल काम कर जाएगा। डी वाले में क्या बोलेंगे कि अगर एफ यू क्लोज्ड है तो उसका कनेक्टेड होना जरूरी है? ओपन सेट को अगर क्लोज पे मैप कर रहा है तब तो कांस्टेंट फंक्शन ही हो सकता है ना। नहीं, पर नॉन कांस्टेंट नहीं दिया ना इसमें। पर यहाँ बोल रहा ना एफ ऑफ यू इज क्लोज, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि फंक्शन कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट फंक्शन है तो एफ ऑफ यू कनेक्टेड भी हो जाएगा। ये तो फिर समझ नहीं आया, आप इसको कांस्टेंट ये कैसे आप बता देंगे? कैसे कांस्टेंट बता रहे हैं? क्लोज तो ओपन डिस्क भी हो, सॉरी यूनिट डिस्क भी हो सकती है। अगर रेंज यूनिट डिस्क जा रही है तो वो कांस्टेंट नहीं है, या फिर कोई लाइन जा रही है तो वो भी कांस्टेंट नहीं है। हेलो, ये बताओ, यू तो ओपन है एंड एफ ऑफ यू तो क्लोज है। ओपन टू क्लोज ये तो कांस्टेंट फंक्शन होता है ना। नहीं, वो तो तब होता है जब ओपन टू नहीं, क्लोज। हम अगर ले ले एफ ऑफ जेड को ई टू द पावर जेड ले ले, और जो डोमेन है वो ओपन होना चाहिए, तो डोमेन ले ले पूरा, मतलब एक्स एक्सिस, मतलब एक्स इज इक्वल टू 1 से इस तरफ से लाइन, मतलब आप कैसे बोलूं, आप समझ पा रहे हो? तो वो तो भेज रहा है एक बाउंडेड सेट पे, तो कांस्टेंट होना जरूरी नहीं है फंक्शन को। हाँ, ये चीज तो मुझे भी नहीं लगा कि फंक्शन यू ओपन है तो उसकी इमेज क्लोज नहीं हो सकती। मतलब यहाँ पर ये बोल सकते हैं क्या, यू ओपन सबसेट है सी का, तो यू उसके कनेक्टेड कंपोनेंट के ओपन सेट के यूनियन की फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब इसे अलग अलग अगर डिफाइन कर दें, मोड जेड लेस देन 1 पे अलग और मोड जेड ग्रेटर देन 2 पे अलग। हाँ, ये वाला पॉइंट सही है कि अगर आप ओपन डिस्क का यूनियन ले लो तो वो ओपन ही रहेगा, और उनकी इमेज एक की 1 पे जा रही है, एक की 2 पे जा रही है, तो वो कनेक्टेड कहाँ से बनेगा? ये गलत होगा हाँ, फिर ऑप्शन। हाँ ये गलत। ये समझ आ गया डी वाला ऑप्शन जो भी चारों ने बताया? आपने यू कोई ओपन सेट ली, डिस्क ली, यूनिट एक डिस्क ले ली और एक दूसरी डिस्क ले ली, अलग अलग डिसजॉइंट डिस्क, दोनों ओपन है, तो जब इनका यूनियन करेंगे तो भी ओपन सेट ही बनेगा। तो यू तो हो गया हमारे पास, ये दो डिस्क ले ली अलग अलग, और जब इसकी इमेज ले रहे हैं तो पहली डिस्क को मैप कर दो 1 पे और दूसरी डिस्क को मैप कर दो 2 पे, तो इमेज जो उसकी आएगी वो क्लोज्ड हो जाएगी, फाइनाइट सेट 1 2। लेकिन ये कनेक्टेड तो नहीं है, तो डी हाँ, ऑप्शन गलत है। एनालिटिक भी तो होना पड़ेगा ना फंक्शन को। हाँ, तो एनालिटिक में कहाँ प्रॉब्लम आएगी? तो एक पॉइंट पे 1, एक पॉइंट पे 2 पर हो जाएगा, तो कॉन्टिन्यूस कैसे होगा? नहीं, वो पूरी डिस्क तो 1 पे जा रही है तो वहां तो कॉन्टिन्यूस ही है, और दूसरी डिस्क 2 पे जा रही है तो वो भी कॉन्टिन्यूस ही है। दोनों कनेक्ट, दो जो हम ओपन सब पे क्यू ले रहे हैं वो कनेक्टेड नहीं है ना, तब तो हो ही जाएगा एनालिटिक्स में। हाँ, हाँ क्योंकि मतलब यहाँ उसमें पे कॉमन ओपन पॉइंट है। नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी एक डिस्क को कांस्टेंट पे मैप कर रहे हो तो वो एनालिटिक फंक्शन ही तो बन रहा है, उसमें कंटिन्यूटी कहीं भी ब्रेक नहीं हो रही, और दूसरी डिस्क ले रहे हो उसको भी किसी कांस्टेंट पे मैप कर रहे हो तो वहां भी कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं हो रही। इन दोनों में कोई कॉमन पॉइंट ही नहीं है, तो मतलब कॉन्टिन्यूस नहीं कब हो सकता है? जब किसी एक पॉइंट पे अलग अलग वैल्यू मिल रही हो, तो यहाँ पे कोई कॉमन पॉइंट ही नहीं है तो वहां पे अलग अलग वैल्यू मिलेगी नहीं।
तो फंक्शन तो कॉन्टिन्यूस भी होगा, एनालिटिक भी होगा। हाँ। नेक्स्ट चलते हैं 22। इसमें किसी को डाउट है? नहीं। हाँ, ये एक बार बता दो। इसमें बोला है कि टी एक यूनिट सर्किल को डिनोट करता है और डी है कोई ओपन यूनिट डिस्क। तो मतलब हमने एक सर्किल बनाया है, यूनिट सर्किल, उसके बाउंड्री जो है वो तो टी बनती है और उसके जो इंटीरियर पार्ट है वो डी बनता है। अब बोला है कि आर हमारे पास एक ऐसा सेट है जिसमें पॉइंट्स आएंगे जेड नॉट, पर वो किस तरह के पॉइंट है? फॉर विच देयर एग्जिस्ट ए होलोमॉर्फिक फंक्शन एफ इन ओपन एन बी डी यू जेड नॉट ऑफ जेड नॉट। मतलब आपको एक पॉइंट लेना है जेड नॉट, उसका एक नेबरहुड बनाना है छोटा सा, उस नेबरहुड में ये जो फंक्शन दिया है सिग्मा एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी जेड पावर 4n, ये एनालिटिक होना चाहिए। इस लाइन का मतलब समझना क्या है? इसमें बोला हमें उन पॉइंट्स का कलेक्शन लेना है जिन पर फंक्शन, जो गिवन फंक्शन है, वो एनालिटिक होना चाहिए। तो ये जो फंक्शन है ये एक पावर सीरीज है, और ये किसकी पावर सीरीज बनती है? इसको देखा जाए तो ये बनता है जेड की पावर 4 का होल पावर n। और ये पावर सीरीज डायरेक्ट हम बना सकते हैं 1 + z + z² टाइप टर्म से, बस z की जगह यहाँ पे क्या आ रहा है? z पावर 4। तो हमारे पास ये सीरीज बन रही है 1/1 - z पावर 4 से। अगर आप एक्सपेंशन करोगे 1/1 - z का तो वो क्या बनेगी? यही तो सीरीज बनती है ना, सिग्मा z पावर n। और यहाँ पे है z पावर 4n, तो वो यहाँ पे फंक्शन क्या बनेगा? 1/1 - z पावर 4। बस इसमें ये फंक्शन बनाना ही मैंने, कि आपने सीरीज को लिखा 1/1 - z पावर 4। अब ये वाला फंक्शन कहाँ एनालिटिक नहीं होगा? जहाँ पे इसका डिनोमिनेटर 0 पे जा रहा है, और वो 0 पे कहाँ जाएगा? जहाँ पे z पावर 4 = 1 बनेगा। मतलब फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, 1 -1 आइटा माइनस आइटा। तो इन 4 पॉइंट्स को छोड़ के बाकी सब जगह फंक्शन एनालिटिक है। तो हमें आर में कौन से पॉइंट लेने थे जहाँ पे सब जगह फंक्शन एनालिटिक है? तो आंसर आ जाएगा, ये पूछा कि आर में कितने, कौन कौन पॉइंट्स आएंगे? सारे के सारे पॉइंट तो नहीं आएंगे, इनफाइनेटली मैनी पॉइंट्स, हाँ इनफाइनाइट पॉइंट्स आ सकते हैं उन 4 को छोड़ के। फिर बोला है ऑल पॉइंट्स ऑफ टी एक्सेप्ट ए फाइनाइट सेट। तो ये जो 4 पॉइंट है इनको एक फाइनाइट सेट में रख दो, उसके अलावा बाकी सारे सारे पॉइंट आएंगे। तो इसमें बी और सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ आया? जी। बस सीरीज को आपको फंक्शन में बना ब्रेक करना है। हाँ। ये हो गया सबका 23rd। इसका इस पे हमने, ऑप्शन सी तो आ रहा था। हाँ सी आएगा। ये हमने परसों भी डिस्कस किया था कि अगर कोई एफ जेड कोई एंटायर फंक्शन है, तो अगर हम जेड पे बार लगा दें या एफ पे बार लगा दें तो वो एंटायर नहीं बनता। तो ए बी डी में तो यही बन रहा है। पहला तो है एफ जेड बार, तो वो एंटायर नहीं बनेगा। सेकंड में है एफ पे बार लगा है पूरे फंक्शन पे, एफ जेड पे, तो वो भी एंटायर नहीं बनेगा। और डी में एफ जेड बार भी है और एफ जेड बार भी है, तो ये भी एंटायर नहीं बनेगा। लेकिन जब हम एफ जेड बार का बार निकालेंगे तो वो एंटायर फंक्शन बन जाएगा। क्योंकि हम इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं? एफ जेड बार का बार ये बन जाएगा, एंटायर फंक्शन हो तो हम इसको डायरेक्ट एफ जेड लिख सकते हैं ना। हाँ, ये एंटायर फंक्शन हो तो हमारे पास जो, अगर डबल बार लग जाए फंक्शन पे भी और जेड पे भी, तो वो भी वापस एंटायर बन जाता है। इसके अलावा भी एक दो क्वेश्चन है क्या, या होगी पीडीएफ कंप्लीट? है, इसके बाद भी है। ये तो हो ही चुका है 74 तो।
हाँ इसको ये वाला भी किया ऑप्शन से कर सकते हैं, इसको ऑप्शन से कर सकते हैं ना, मोड लेना है एफ का, हाँ तो उससे कंडीशन आ जाएगी आपके पास। हाँ, यहाँ पे एफ जेड जैसे फर्स्ट ऑप्शन में दिया है सी एक्सपोनेंशियल माइनस आइटा जेड, तो इसमें मॉडुलस सी की बात की है तो हम फंक्शन में मॉडुलस लगा देंगे। तो मॉड ऑफ एफ जेड क्या बन जाएगा, मॉड ऑफ सी मॉड ऑफ ई रेज टू पावर माइनस आइटा जेड। तो z को खोलेंगे x माइनस आइटा वाई में, तो ये बन जाएगा e रेज टू पावर माइनस आइटा x प्लस वाई। तो माइनस आइटा x का मॉडुलस तो हो जाएगा 1 और डायरेक्ट सिर्फ y बचेगा, तो ये करेक्ट हो जाएगा। हाँ बस इन चार ऑप्शन में मॉडुलस लगा के ही देखना था। ये हो ही गया। ये वाला किसी ने किया है? ये शायद जून 23 में आया हुआ है। इसको वो अभी थ्योरम से इसको भी कर डिस्कस सकते तो हैं। किया था वैसे। सर ने तो अलग ही अप्रोच बताई थी इसकी, वो इतना क्लियर नहीं हुई। मैंने इसको ऐसे किया था जैसे इसमें एक बार और ऊपर करना, थोड़ा लास्ट ऑप्शन आएगा इसमें शायद पी जेड नॉट इक्वल टू जी जेड नॉट ऐसा कुछ लिखा हुआ है उसमें। हाँ, जेड जे इक्वल टू एफ जेड जे। तो यहाँ पे हम z की जगह अगर हम z से रिप्लेस करते, ऐसा कुछ किया था मैंने, फिर g ऑफ z जे 0 हो जाएगा क्योंकि जी जेड हमारे पास दिया है z माइनस जेड वन जेड माइनस जेड टू जेड माइनस जेड एन। तो जहाँ भी उसमें हम कोई ना कोई वैल्यू तो सेम आएगी। जैसे हम z इक्वल टू जेड टू ही रख रहे हैं तो जेड टू माइनस जेड टू आते ही वो 0 बन जाएगा। इसको आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल से कर सकते हैं क्या? मतलब जैसे यहाँ पे जी ऑफ जाई माइनस जी ऑफ जेड अपन जाई माइनस जेड है, तो इसको जी डैश जाई लिख देंगे, लिख सकते हैं ना? एक बार आप लोग कंटिन्यू करो, मुझे एक बार जाना पड़ेगा, सॉरी। मैं भी वही आर्ग्यूमेंट सोच रही प्रिंसिपल। थी कि उसको जी डैश जाए, पर ये क्या कर सकते हैं, मतलब वही डाउट था। हाँ बस यही डाउट है कि जी डैश जाई लिख सकते हैं क्या इसको, क्योंकि वहाँ पर लिमिट आती है, लिमिट जाई टेंस टू जेड, यहाँ लिमिट नहीं है। हाँ अगर ऐसा हो सकता है तब तो हो जाएगा ये उससे, आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल से। इसको किसी ने किया है? या सर का समझ में आया हो? सर का भी जो समझ, मतलब उस टाइम पे वो तो हाँ हाँ बोल दिया था, पर जब हाँ खुद करने बैठे तो फिर वो मतलब नहीं फिर आ रहा था। नहीं आ रहा था वो सर की अप्रोच। जी ए और बी तो सर ने डिस्कार्ड किए थे ना, हाँ ए और डिस्कार्ड बी हो गए तो थे हम एग्जाम्पल वैसे से। मतलब हम खुद एग्जांपल लेके पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एन, मतलब यहाँ पे एन को फिक्स करके मतलब हम अपने हिसाब से एग्जांपल लेके कर सकते हैं। सर ने n इक्वल टू 2 n इक्वल टू 3 ऐसे भी किया था शायद। हो गया क्या ये वाला? नहीं, इसमें वही ये कंफ्यूजन है बस कि जी ऑफ जाई ये लास्ट माइनस जी क्वेश्चन है या फिर इसके बाद भी क्वेश्चन है? एक और है। नहीं, ये लास्ट ही होगा शायद। एक और है क्या? ये लेवल कर्व वाला, ये किसी को आया है क्या? आया है तो डिस्कस करें, वरना मुझे नहीं समझ आया इसलिए मैंने इसमें ऐड किया था। मुझे भी नहीं आया ये। मुझे भी नहीं है। ठीक है तो फिर छोड़ो किसी को नहीं आया तो सर से ही पूछेंगे।
इसमें मैंने ये किया कि लास्ट में इसको z की जगह जो zj लिखा है वहां रख देंगे, तो g हमें जो दिया है फंक्शन, तो उसकी वजह से g zj 0 हो जाएगा, तो जी जेड की जगह 0 बन गया, ऊपर जी एक्साई दिया है और नीचे भी जी एक्साई दिया है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा एफ एक्साई डिवाइड बाय एक्साई माइनस जेड डी एक्साई। अनिता जी तो ये मतलब फिर से कहिए, क्या बोल रहे थे आप, कहाँ पे रख दिया? हमारे पास लास्ट ऑप्शन जो दिया है ना, जहाँ पे बोला पी जेड जे, जे मतलब यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है 1 से लेके n तक की, तो आपने कोई भी जेड आई रख दिया मान लो, तो पी जेड आई क्या बन जाएगा, 1/2 पाई आटा कंटूर सी एफ एक्साई डी एक्साई माइनस जी जेड आई, और जी जेड आई आते ही जो हमारे पास ऊपर फंक्शन दिया है, इससे ऊपर देखना उसमें लिखा हुआ है, थोड़ा सा ऊपर करना, हाँ यहाँ पे दिया है कि जी जेड हमारे पास है जेड माइनस जेड वन जेड माइनस जेड टू जेड माइनस जेड एन, तो वो कहीं ना 0 कहीं हो Z आई, जाएगा। तो वो 0 बन जाएगा, तो हाँ यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है जी जेड वो 0 बन गई आई रखते ही, ये वाली टर्म 0 हो गई, तो ऊपर क्या बचा जी एक्साई, और इसके डिनोमिनेटर में भी जी एक्साई है, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास फंक्शन क्या बचता है कंटूर सी एफ एक्साई डिवाइड बाय एक्साई माइनस जेड डी एक्साई, तो ये एफ जेड बन गया ना कंप्लीट, जो कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला होता है उसमें होता है एफ जेड डी जेड डिवाइड बाय जेड माइनस जेड नॉट, तो ये वही फॉर्म बन गई वापस, तो ये एफ जेड बन जाएगा, और जहाँ पे पॉलिनोमियल दिया है माइनस तो ऑफ एफ जेड बनेगा, जेड को कॉमन माइनस कॉमन करना। और ये पॉलिनोमियल वाला फिर मेरे हिसाब से रख के देखना पड़ेगा, कि अगर हम n डिग्री का पॉलिनोमियल रख के देखें या उससे n-1 रख के देखें। ठीक है। पीडीएफ में कितने कल डाउट हुए हैं? कल अनिता जी क्या डिस्कशन होगा? कल इसके बाद वो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का रहेगा इससे आगे। इसमें जो डाउट है 2-3 उनको एक बार स्क्रीनशॉट करके उनके पीडीएफ एक साथ रख लेते हैं, फिर हमारे जो डाउट आएंगे वो लास्ट में एक दिन सर से कंसल्ट कर लेंगे। तो कल कौन कौन से कॉम्प्लेक्स, डाउट थे एक बार कलेक्ट कर लो। हाँ स्क्रॉल करो फिर बताती हूँ, ये तो सारे हो गए थे। एक तो ये 10th नंबर ना, इसमें हाँ मतलब अप्रोच, 10। हाँ हाँ सर को थोड़ा पूछ लेंगे इस पे, मतलब इसको थोड़ा मॉडिफाई कोई करके क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे। 12th 12 हाँ 14 ये भी पूछ लेंगे। 10 12th 14, नाइन्थ और का एक ये ऑप्शन, 98 का 19 का। ए ऑप्शन, 19 का। हाँ और एक ये वाला ना, ये हाँ जून 23 का, और लेवल कर। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन में डाउट थे। ठीक है। कल कल का रहेगा रीजन पाथ क्लोज्ड कर्व इन सब की डेफिनेशंस, उसके बाद कोशी फॉर्मूला और कोशी थ्योरम, थ्योरी जो मोस्टली ओनली। एग्जाम से रिलेटेड होता है वो सब, मतलब जैसे कोसी गुडसेट ये वगैरह, ये सब जो थ्योरम है ये एग्जाम में नहीं आ रही, तो उनके बारे में ज्यादा नहीं करना हमें, इसमें सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड जो आ रहा है वही लेके चलेंगे, ज्यादा बेसिक करने का भी टाइम बचेगा नहीं कि हम पूरी थ्योरी बेस्ड करें, हाँ जितना सही है। एग्जाम इसमें आ रहा है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का वो करते हैं। अगर सर कुछ न्यू क्वेश्चंस भी ऐड कर दें अपने लिए तो सही रहेगा। हाँ सर ने बोला तो है कि पीवाईक्यू से रिलेटेड जैसे लीनियर में बनाए थे वैसे ही कॉम्प्लेक्स में भी बनाने के लिए बोल तो रहे थे। हाँ वो सही रहेगा, क्योंकि ये तो सब पुराने वाले क्वेश्चन है और कई बार किए हुए भी हैं, तो फिर भी आ जाता है समझ में, हाँ और जो सर नहीं को आते वो तो नहीं आते। हाँ जो वो फॉल्स वाले पेपर और ठीक फिर है। ये हो जाएगा ना, तो इसके साथ जो टेस्ट सीरीज वाला कॉम्प्लेक्स है
वो भी डिस्कशन कर लेंगे। हाँ ठीक है, ठीक। तो कल के लिए कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन तैयार करते हैं और वही 11 बजे का टाइम रहेगा। ओके, ओके, बाय। बाय। सर हैं क्लास में, ज्वाइन कर दूँ मैं?